टर्म 24 के अंदर एक क्वेश्चन आया है जिसको हम पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे कोई रिकैप करवा दे, आइजा 315 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कोई किसी को याद आ रहा है आइजा 315 में हमने चीजें क्या क्या पढ़ी थी? आइजा 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट के अंदर हमने चीजें क्या क्या पढ़ी थी? किसी को चीजें याद आ रही हैं? आइजा 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा था। ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। तो हमने वन बाय वन देखा था इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, हमने कंट्रोल रिस्क को समझा था, हमने डिटेक्शन रिस्क को समझा था। तो आपका फिर बनता है ऑडिट रिस्क। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने समझा था बिजनेस रिस्क, और फिर हमने कहा था कि अगर हमें बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। जब हमें बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई होंगे तो हम उससे रिलेट करेंगे क्या इस बिजनेस रिस्क से कोई ऑडिट रिस्क निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर तो बिजनेस रिस्क से कोई ऑडिट रिस्क निकलेगा तो फिर उसके ऊपर हम फर्दर काम करेंगे, उसके ऊपर फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि उससे रिलेटेड कोई कंट्रोल्स हैं। अगर तो कंट्रोल्स होंगे तो उसका डीएनआई परफॉर्म करेंगे, अगर तो कंट्रोल्स का डीएनआई पास होगा तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। देन इसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का अगर तो रिजल्ट पास होगा तो फिर इसके बाद हम एट द एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा जी, अब आज जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि आज हमें पास्ट पेपर का क्वेश्चन करना है। और अगर आप प्रीवियसली पास्ट पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके पास नॉर्मली आता ही है रिस्क से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाली बात करूं, क्वेश्चन 2 ऑटम 24, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन में। पहला ही क्वेश्चन आ रहा होगा ऑटम 24 का, जिसके अंदर उसने बोला डिस्कस द इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क प्रेजेंट इन द सिनेरियो। तो फिलहाल मैंने जो कंट्रोल वाला एलिमेंट था वो मैंने काट दिया है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर की जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इनहेरेंट रिस्क पर फोकस करना है। इनहेरेंट रिस्क कैसे पता चलेगा? इनहेरेंट रिस्क जो कि ऑडिट रिस्क होगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा पहले बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके बाद हमें इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल आया था एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आया था स्प्रिंग 24 में, वो आप लोगों ने बाद में करना है। अच्छा, क्लास के अंदर आज एक और सवाल हम करेंगे जिसके अंदर स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क पूछा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद एक और स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है जिसके अंदर बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क पूछा गया है। फिर इसके बाद ऑटम 22 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क आता ही आता है। नॉर्मली ये सवाल कोई 10 मार्क्स का आपका आ रहा होता है। अगर इस सवाल पे आपने अच्छी गिरफ्त कर ली तो 10 मार्क्स अप्रोक्स आपके सिक्योर होंगे। लास्ट अटेम्प्ट में इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो इनहेरिटेड रिस्क पूछा था, और इसके अलावा इसने जो सवाल बनाया था वो एंटिटी और इट्स एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड उसने एक सवाल बनाया था। तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उसी ट्रेंड से ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क को पूछे जैसे प्रीवियसली पूछा करता था। ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छी हमें इस पे गिरफ्त करनी है। पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यू आर पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम फॉर मेटल प्राइवेट लिमिटेड एमपीएल, a rapidly growing family owned manufacturing company specializing in industrial machinery for the year ended 30 June 2024. During the year, MPL expanded its operations by opening a production facility in a new region with low operational cost. It was expected that MPL would continue to demonstrate fast paced growth at the new facility as well. However, this facility has faced significant challenges, including delays in production, higher than expected cost, and quality control issues. These issues have led to an accumulation of an inventory at the new facility. In response, MPL has decided to establish a separate internal audit function for this new facility and is conducting interviews in chief internal auditor and two support positions. Management is under significant pressure to demonstrate the success of the new facility of directors and other stakeholders. भाई, अगर इस सवाल को मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है क्लियर? मूवमेंट दिख रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो।
जल्दी से मुझे कंफर्म करा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मूवमेंट दिख रही है? मूवमेंट भी दिख रही है? क्योंकि मुझे इधर अपनी मूवमेंट नहीं दिख रही। मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, आवाज आ रही है ना, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताएंगे, इस सवाल को पढ़ के, इस सवाल को हमने पढ़ा, इस सवाल के अंदर आ, आवाज बहुत है सर, ठीक है, आवाज आ रही है ना, तो कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी, जल्दी से मुझे ये बताएं कि भाई ये सवाल हमने पढ़ा, ये सवाल के अंदर हमें पता समझ में आया कि भाई पहली चीज तो ये कि वो नया और नई प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल रहे हैं दूसरी जगह पर, ठीक है, जहाँ ऑपरेशन कॉस्ट कम है, ठीक है। तो वो अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं और दूसरी जगह एक प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उनको है ना, प्रोडक्शन फैसिलिटी जब खोल रहे हैं तो अभी कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इनकी जो कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, वो बढ़ रही है, क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इन्वेंट्री है वो पाइल अप हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज तो ये हो गई। अच्छा, फिर इसके अलावा इनको एक तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये लोग बना रहे हैं अपनी न्यू फैसिलिटी के लिए, ठीक है, और उसके इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, चीफ इंटरनल ऑडिटर हायर कर रहे हैं, और इसके अलावा दो सपोर्ट पोजीशंस के लोग हायर कर रहे हैं। और इसके अलावा इन लोग सिग्निफिकेंट प्रेशर में हैं कि न्यू फैसिलिटी की हम लोग दिखाएं कि अच्छी पोजीशन, क्योंकि हमें डायरेक्टर्स को, अदर स्टेक होल्डर्स को दिखानी है, ठीक है, पोजीशन दिखानी है न्यू फैसिलिटी की। तो अब मुझे जल्दी से ये बताएंगे आप लोग कि इसके अंदर बिजनेस रिस्क क्या है। जल्दी से मुझे आप लोग ये बताएंगे कि इसके अंदर बिजनेस रिस्क क्या है, जल्दी जल्दी। बिजनेस रिस्क इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें, बिजनेस रिस्क इसके अंदर क्या है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, बिजनेस रिस्क क्या है इसके अंदर। सर ये व्हाट्सएप पर अपलोड हुए हुए हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, क्वेश्चन फाइल भेज दी है, जिसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 2 ऑटम 24 का। उसको आपने रीड करना है, उसके अंदर बिजनेस रिस्क जल्दी से आपने आइडेंटिफाई करने हैं और मुझे बताने हैं कौन कौन से बिजनेस रिस्क इस सवाल के अंदर मौजूद हैं। जल्दी जल्दी। जल्दी से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है इस सवाल के अंदर बिजनेस रिस्क कौन कौन से हैं। बिजनेस रिस्क मिला अभी तक? अभी तक बिजनेस रिस्क नहीं मिल रहा है? जल्दी बताओ यार। क्या बिजनेस रिस्क मिल गया अभी तक? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने में इतना मसला क्यों हो रहा है अभी तक? सर नहीं पता चल रहा, बिजनेस रिस्क जिससे बिजनेस को नुकसान होगा, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ यार। पता चलने में क्या है, बिजनेस से नुकसान किन किन चीजों को हो सकता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। ऐसा किधर लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ है? ये बात किधर लिखी हुई है, किधर से देख के आप बोल रहे हो कि मेरे पास इनएक्सपीरियंस स्टाफ है? ये बात किधर लिखी हुई है कि मेरे पास स्टाफ जो है इनएक्सपीरियंस्ड है? जल्दी से बताओ ना भाई, क्वेश्चन से चीजें निकालनी है, हवा में बातें थोड़ी करनी है। क्वेश्चन से चीजें निकाल के आपने बताना है। आपने क्वेश्चन से चीजें निकालनी है। कुछ तो बोलो, कुछ तो आ रहा होगा ना, अजम्पशन बेस्ड ऑन न्यू स्टार्टअप एंड वीक ऑपरेशनल कॉस्ट। ऐसा किधर लिखा हुआ है कि ये स्टार्टअप है? ऐसा किधर लिखा हुआ है कि स्टार्टअप है ये?
देखो यही मसले होते हैं, क्वेश्चंस को हम अज्यूम गलत गलत कर रहे होते हैं। न्यू प्रोडक्ट बिल्कुल कह सकते हैं, पर न्यू प्रोडक्ट के होने से ये तो नहीं बनता कि भाई आपके पास स्टाफ जो है इनएक्सपीरियंस्ड होगा। न्यू प्रोडक्शन आप लगा रहे हो, ये तो समझ में आता है, ठीक है। न्यू रीजन के अंदर आप अपनी प्रोडक्शन लगा रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो किधर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इन एक्सपीरियंस आपके पास स्टाफ होगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक हमजा कह रहे हैं डिले प्रोडक्शन डेज, प्रोडक्शन में डिलेज हो रहे हैं। हमजा कह रहे हैं हाई एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है। तो हाई अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है तो उससे मसला क्या होगा, उससे मसला क्या होगा, उससे आपको क्या मसला होगा, बिजनेस को क्या मसला होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है तो मसला क्या होगा, सर इनको न्यू प्रोडक्ट का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, ये कह सकते हो। लोअर प्रॉफिट, बहुत अच्छे, अगर तो हाई एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी तो लोअर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। इसके अलावा और जल्दी जल्दी बताओ भाई, और क्या होगा मसला। हायर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी तो और क्या हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज में इफेक्ट गुडविल, ठीक है, बहुत अच्छे। और जल्दी जल्दी बताओ ना, अब आ रहे हो, हल्के हल्के ट्रैक पर आ रहे हो, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी बताओ, और चीजें बताओ ना जल्दी जल्दी। बस इतने इतने से बिजनेस रिस्क है, और कोई बिजनेस रिस्क नहीं है। बिजनेस रिस्क इतने से थे, और कोई बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। डिलेज लीडिंग टू लॉस ऑफ कस्टमर्स, मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर, मैनेजमेंट अगर अंडर प्रेशर है तो इससे ये कोई बिजनेस वो नहीं है, बिजनेस का रिस्क नहीं है, बिजनेस का इससे रिस्क नहीं है। मैनेजमेंट अगर अंडर प्रेशर में है तो ये कोई बिजनेस का रिस्क नहीं है, इससे कोई बिजनेस को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये जल्दी जल्दी ये बताओ, चलो बिजनेस रिस्क तो जो आपने आइडेंटिफाई करने तक कर लिया, अब मुझे ये बताओ कि ऑडिट रिस्क क्या क्या है। जल्दी जल्दी बताओ, ऑडिट रिस्क क्या क्या है इधर। इन बिजनेस रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई करे, इससे ऑडिट रिस्क क्या क्या बन सकता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। इम्पेयर्ड इन्वेंट्री, बहुत अच्छे। और इम्पेयर्ड इन्वेंट्री कैसे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो लेकिन, इम्पेयर्ड इन्वेंट्री कैसे, जल्दी जल्दी बताओ। इम्पेयर्ड इन्वेंट्री का रिस्क कैसे आ रहा है, इसका इसको एक्सप्लेन करो। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिस्क क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है। ये तो ठीक है, ये मैं समझ गया, इम्पेयर्ड इन्वेंट्री जब आपने बोला तो मैं ये बात समझ गया था कि आप ये चीज बोल रहे हो कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लेकिन क्यों ये रिस्क आप कह रहे हो, इसकी वजह क्या है, जल्दी से बताओ, इसका इसको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। Because NRV is now low due to loss of customers and inability to sell off stock, ठीक है। मसला क्या हो रहा है, मसला अभी क्या है, हमारे चैलेंजेस ये हैं कि प्रोडक्शन में डिले आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन में डिले होने की वजह से हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज हैं, मसला ये है, ठीक है। तो एनआरवी कैसे लो हो रही है, आप कह रहे हो कि भाई कस्टमर्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ कस्टमर्स की वजह से एनआरवी कैसे लॉस हो, एनआरवी कम कैसे होगी। अगर लॉस ऑफ कस्टमर्स हो रहे हैं तो एनआरवी लो कैसे होगी। एनआरवी का लो होना और लॉस ऑफ कस्टमर्स होना, दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है। स्टॉक सेल नहीं हो रहा, स्टॉक सेल नहीं हो रहा, स्टॉक सेल तो बात की बात है, अभी तो मसला ये है कि प्रोडक्शन में डिले आ रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। स्टॉक सेल की तो बात की बात है, अभी तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, सवाल को गलत समझ रहे हो। अभी तो प्रोडक्शन नहीं हुई तो कस्टमर से वो तो बात की बात है ना, अभी तो प्रोडक्शन होगी, फिनिश गुड्स बनेंगे तो सेल करोगे ना। सर लैक ऑफ सर्विस लाइन एग्रीमेंट्स, ठीक है। और
देखो, इसको यूं समझो कि भाई आपने एक 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 दूसरे रीजन में जाके, मतलब लेट से अगर आप कराची में हो तो आपने लाहौर में जाके एक अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाया, ठीक है। प्रोडक्शन प्लांट लगाया, उधर मसला ये हो रहा है कि अभी प्रोडक्शन प्लांट वगैरह सारी चीज़ें सेटअप हो रही है, आपने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करके रख दिया है उधर, ठीक है। लेकिन अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करा, अभी तक ये चैलेंज आ रहा है कि प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करनी है, लोग हमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए अभी तक आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो रही। जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो मसला क्या आएगा कि जो जगह ली है आपने, फैसिलिटी ली है, उसका रेंटल कॉस्ट तो आपने बेयर करना ही करना है। बात समझ में आ रही है कि जो आपने जगह ली होगी उसका रेंटल कॉस्ट तो भरना ही भरना है। फिर उस जगह के लिए आपने कोई ना कोई चौकीदार रखा हुआ होगा, कोई ना कोई लेबर्स रखी हुई होंगी, तो वो लेबर को भी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो फिक्स पेरोल पर होंगे, तो उनको भी आपने पैसे देने हैं। तो इससे हो क्या रहा है, आपकी प्रोडक्शन में जितना डिले आ रहा है, तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि वो जो आपकी प्लांट लगा हुआ है उधर, तो वो कॉस्ट तो आपने बेयर करनी ही करनी है रेंट की, प्रोडक्शन हो या नहीं हो। जब प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तो आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के भी इश्यूज आ रहे हैं, अभी क्वालिटी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो एट दी एंड आपके पास रॉ मटेरियल क्या हो गई है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप हो गई है। अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर फिनिश गुड्स नहीं है, अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर मसला जो मेजर है वो रॉ मटेरियल का है। समझ में आई बात अब? बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? कि अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री में जो असल इन्वेंट्री जो पाइलअप हो रही है वो हो रही है आपकी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पाइलअप हो गया है। अच्छा, अब मसला ये है कि भाई आपकी जो रॉ मटेरियल है वो पाइलअप हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है वो जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है वो ऑब्सोलीट हो जाए, वो आउटडेटेड हो जाए, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, उसकी एनआरवी क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो सकेगा फिनिश गुड्स बनने में। जब फिनिश गुड्स बनने में यूज नहीं हो सकेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा। जब मार्केट में जाके सेल करोगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट से कम प्राइस में उसको सेल करना पड़े। समझ में आ रही है बात? जल्दी से बताओ, समझ में आ रही है सबको बातें? रॉ मटेरियल जो आपका पड़ा हुआ है अगर वो ऑब्सोलीट हो जाएगा तो उसको आप फिनिश गुड्स बनाने में यूज नहीं कर सकोगे। जब फिनिश गुड्स बनाने में उसको यूज नहीं कर सकोगे तो आपको मार्केट में उसको सेल करना पड़ेगा। जब मार्केट में सेल करने जाओगे तो हो सकता है वो कॉस्ट से ज्यादा प्राइस में ना बिके, बल्कि कॉस्ट से कम प्राइस में वो सेल हो, तो उसकी एनआरवी क्या होगी, कॉस्ट से कम होगी। तो ऐसा रिस्क है कि हो सकता है मैनेजमेंट ने उसको अभी तक कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ हो, उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड ना करा हो। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? एसएम का मैसेज आया, एमपीएल इज पोटेंशियली सब्जेक्ट टू सेवरल लीगल केसेस फ्रॉम कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन ड्यू टू वीकर क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, द एंटिटी माइट नॉट हैव डिस्क्लोज्ड सच कंटिंजेंसीज। अभी तो देखो सबसे बड़ा मसला है, मार्केट में आपने कोई खास सेलिंग करना शुरू ही नहीं करी। अभी तो मार्केट में सबसे अभी तो प्रोडक्शन ही आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट ना होने की वजह से कॉस्ट आपकी ऊपर जा रही है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अभी तो मार्केट में सेल करा ही नहीं है आपने। बात समझ में आ रही है? अभी तो मार्केट में सेल करने गए ही नहीं हो। जब सेल करोगे तो मसला आएगा ना असल। समझ में आ रही है बातें? मार्केट में अभी सेल नहीं करा है आपने, मार्केट में सेल करोगे तो मसले आएंगे। अभी तो मार्केट में कस्टमर को बेचने निकले ही नहीं हो, अभी तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन में ही डिले आ गया आपका। प्रोडक्शन में डिले आने की वजह से आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ गई है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ गई है, और फिर वो कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी कंट्रोल के मसले आ रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपकी नहीं हो पा रही। समझ में आ रही है बातें? अभी तो कस्टमर को बेचा ही नहीं है ना, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो कैसे उसको बेचोगे? समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि भाई सबको क्लियर है? दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। हमजा कह रहे हैं जी सर क्लियर। अच्छा जी, पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि भाई ये जो बात है कि भाई इनकी जो फैसिलिटी नहीं बन रही है उसमें डिलेज आ रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ रही है, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री जो है वो पाइलअप हो रही है, ठीक है। ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, इसका बिजनेस रिस्क भी समझ में आ गया कि बिजनेस रिस्क क्या है, दूसरी तरफ हमें समझ में आ गया ऑडिट रिस्क क्या है, ठीक है।
अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि एक और एक मसला आ रहा है कि नए रीजन के अंदर जा रहे हैं, नए रीजन के अंदर जाके वहाँ अपना एक प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल रहे हैं। देखो अगर लेट्स से मैं दूसरे कोई रीजन के अंदर जाता हूँ तो वहाँ के लॉज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार बांग्लादेश के अंदर मैं कोई एंटिटी खोलता हूँ, तो बांग्लादेश के लॉज डिफरेंट होंगे, कंपनीज लॉ भी डिफरेंट होगा, टैक्स लॉज भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मुझे हो सकता है उन लॉज की फेमिलियरिटी ना हो, मुझे पता नहीं हो वो लॉज की क्या क्या मुझे कंप्लाइंसेस करनी है, किन डेट पे मुझे कंप्लाइंसेस करनी है, कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं, टैक्स की क्या डेट होगी। तो ऐसा रिस्क है, ऐसा रिस्क है कि हो सकता है कि मैं कोई नॉन कंप्लायंस कर दूं। क्या रिस्क है, जल्दी से मुझे बताओ, बिजनेस रिस्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ बिजनेस रिस्क क्या है। कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे वहां के लॉस की फेमिलियरिटी नहीं होगी, तो ऐसा रिस्क है कि हो सकता है कि मैं वहां के लॉस की नॉन कंप्लायंस कर दूं। और नॉन कंप्लायंस से क्या होगा अगर नॉन कंप्लायंस कर दूंगा तो, जल्दी से बताओ ना, अगर नॉन कंप्लायंस कर दी तो क्या हो जाएगा, पेनल्टी आ जाएगी, पेनल्टी आएगी तो मेरा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, मेरा बिजनेस रिस्क है, ऑडिट रिस्क है। जल्दी से बताओ ये बिजनेस रिस्क है या ऑडिट रिस्क है, जल्दी जल्दी बताओ ये बिजनेस रिस्क है या ऑडिट रिस्क है। ऐसा हम कह रहे हैं गुडविल लॉस बिजनेस रिस्क है, बहुत अच्छे, ये मेरा बिजनेस रिस्क है। लेकिन अब इससे ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, कोई बताएगा ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ ऑडिट रिस्क क्या होगा इसके अंदर। अनडिस्क्लोज्ड कंटिजेंसीज अगेंस्ट गवर्नमेंट पेनल्टी, ठीक है। लाइबिलिटी शो नहीं की होगी, बहुत अच्छे, लाइबिलिटी शो नहीं की होगी क्योंकि देखो नॉन कंप्लायंस करी है, तो अगर नॉन कंप्लायंस करी होगी तो कोई ना कोई पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी, और वो पेनल्टी की रिकॉर्डिंग उसी साल के अंदर होनी चाहिए जिस साल के अंदर आपने नॉन कंप्लायंस करी है। यहां तक सबको क्लियर है, जिस साल के अंदर नॉन कंप्लायंस हुई है उसी साल के अंदर आपकी पेनल्टी की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। या तो आप प्रोविजन बुक करोगे या तो आप IS 37 के हिसाब से, IS 37 के हिसाब से आप कंटीजेंट लाइबिलिटी बुक कर, कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर रहे होगे, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, या तो प्रोविजन की रिकॉर्डिंग होगी या तो कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज हो रही होगी। तो हो सकता है मैनेजमेंट ने वो ना करा हो, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज एक बच्चे ने बोला था कि भाई इधर प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर कि उसको है ना अच्छी पोजीशन दिखानी है डायरेक्टर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को। अब ये कोई बिजनेस रिस्क तो नहीं है, ये कोई बिजनेस रिस्क तो नहीं है, लेकिन इधर क्या है, फ्रॉड का फैक्टर मौजूद है, फ्रॉड फैक्टर मौजूद है, याद आ रहा है, प्रेशर इंसेंटिव। जल्दी जल्दी बताओ यस और नो, फ्रॉड के अंदर पढ़ा था ना हमने, जल्दी से मुझे बताओ, फ्रॉड के अंदर पढ़ा था ना हमने इंसेंटिव प्रेशर। अब ये फ्रॉड का एक फैक्टर है जो कि हमें लग रहा है कि भाई इधर फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, और ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली टाइप में कवर होगा कि मैनेजमेंट क्या कोशिश करेगी, इधर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला फ्रॉड नहीं होगा, इधर कौन सा वाला फ्रॉड होगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। हो सकता है मैनेजमेंट रेवेन्यू को इन्फ्लेट करे, हो सकता है एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करे ताकि प्रॉफिट को ज्यादा शो कर सकें, एसेट्स को बढ़ा सकें, हो सकता है कि लाइबिलिटीज को कम कर दें ताकि नेट एसेट्स की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे हो। सबको यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि इनहेरेंट रिस्क कौन कौन से हमारे निकले। पेरोल माइट बी अंडर स्टेटेड, ओवरऑल एक्सपेंसेस पे रिस्क है, सिर्फ पेरोल पर नहीं, क्योंकि देखो इधर प्रेशर आपका ओवरऑल पूरे एफएस पर है ना, कि आपको पोजीशन अच्छी दिखानी है। अब कुछ भी चीजें हो सकती है, सिर्फ पेरोल नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस को वो अंडरस्टेट कर सकते हैं, रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं, कोई भी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, लाइबिलिटीज को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे एफएस पर रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है, एफएस लेवल रिस्क है, ये अदर्शन लेवल रिस्क नहीं है। सबको समझ में आ रही है बातें, ये वाला जो रिस्क है ये कौन सा रिस्क है, एफएस लेवल का रिस्क है, ठीक है। अच्छा पहले जो हमने पढ़ा था, एक जो इन्वेंट्री वाला लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला पढ़ा था, उसकी अजर्शन कौन सी थी, जल्दी से मुझे अजर्शन भी साथ साथ बताते रहो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अजर्शन कौन सी हिट कर रही थी, जो इन्वेंट्री वाला रिस्क था उसमें अजर्शन कौन सी हिट कर रही थी,
अदर्शन हमने पढ़ी थी ना बैलेंस शीट की। अदर्शन इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या होती है? एग्जिस्टेंस होती है, कंप्लीटनेस होती है, वैल्यूशन होती है। जल्दी जल्दी बताओ। तो कौन सी अदर्शन हिट करिए? क्लासिफिकेशन भी होती है, तो कौन सी अदर्शन? ऐसा हम कह रहे हैं वैल्यूएशन। बहुत अच्छे, वैल्यूएशन की अदर्शन हिट कर रही है। उधर और कोई मसला नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन का मसला है कि भाई हो सकता है कि आपको IS2 बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए, हो सकता है कि आपने उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करा हुआ, NRV पे रिकॉर्ड ना कराओ, तो ये वैल्यूएशन का मसला है। सबको समझ में आ रही है बातें? अच्छा जी, पहला वाला जो एक और हमने रिस्क आइडेंटिफाई करा था, जिसके अंदर आपकी नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है, तो उसके अंदर रिस्क क्या था? किस चीज का रिस्क है? जल्दी से बताओ। उसके अंदर कौन सी अदर्शन का रिस्क है? अदर्शन साथ साथ बतानी है आप लोगों ने। अदर्शन की प्रैक्टिस अभी से करनी है आप लोगों ने। कौन सी अदर्शन का रिस्क है? जल्दी से बताओ। वो जो पेनल्टी वाला जो हमने पढ़ा था नॉन कंप्लायंस का, उसमें जो ऑडिट रिस्क था कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी है वो हो सकता है कि रिकॉर्ड ना की गई हो। ठीक है, हो सकता है जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोज ना करा हो। तो उसमें किस चीज का रिस्क है? जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो। जल्दी जल्दी अदर्शन बतानी है सबने। कौन सी अदर्शन का रिस्क है? जल्दी जल्दी, क्या हो गया? क्या, क्यों इतना परेशान हो गए हो? अजर्शन ऑफ लाइबिलिटीज। अजर्शन ऑफ लाइबिलिटीज आप लोगों को पता है ना कि वही है बैलेंस शीट की जो होती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। तो बताओ ना भाई, कौन सी अजर्शन स्पेसिफिक हिट करेगी? हमजा कह रहे हैं कंप्लीटनेस, ऐसा हम कह रहे हैं ऑब्लिगेशन। देखें, इधर कंप्लीटनेस का मसला है, कंप्लीटनेस का मसला है, ऑब्लिगेशन टू पे तो है। पेनल्टी आएगी तो ऑब्लिगेशन टू पे तो होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इधर ये चीज एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, ये भी पता है एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन रिस्क ये कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है। कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है। ऑब्लिगेशन टू पे भी है, एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो बात की बात है, लेकिन अभी तो मसला ये कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है। समझ में आ रही है बात? कंप्लीटली रिकॉर्डिंग का मसला है। और लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, ऑब्लिगेशन टू पे भी है, लेकिन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करी गई है। समझ में आ रहा है सबको? कंप्लीटनेस का रिस्क क्लियर है सबको? तो देखो, अदर्शन की अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के वक्त ही अगर हमारी अदर्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आगे प्रोसीजर्स के वक्त भी हमारे लिए आसानी होगी। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? सॉल्यूशन देखें जल्दी से इसका, इस सॉल्यूशन की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। जल्दी से देख लें सॉल्यूशन। जल्दी से बताओ ना, यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ। ऑटम 24 का हमारे पास क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आ रहा है। द एक्सपेंशन इनटू अ न्यू रीजन विथ लो ऑपरेशनल कॉस्ट presents inherent challenges such as unfamiliarity with local regulations। ठीक है, हमारी क्या है? अनफेमिलियरिटी नहीं है लोकल रेगुलेशंस के साथ, जिससे क्या आ रहा है? विच में लीड टू बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क पहले आपने बताना है। बिजनेस रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब आपने बताना है दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब ऑडिट रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब क्या होगा आपका? ऑडिट रिस्क। ठीक है, एज मैनेजमेंट may fail to record or disclose penalties arising from non compliances। समझ में आ रही है ड्राफ्टिंग? जल्दी से मुझे बताओ, ड्राफ्टिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? तो पहले क्या बताना होगा आप लोगों ने? बिजनेस रिस्क बताना है, सब चीजें समझानी है एग्जामिनर को। जितना ज्यादा चीजें प्रॉपरली समझाओगे एग्जामिनर को, उतना ज्यादा वो आपसे इंप्रेस होगा। चीजें समझाओगे नहीं, डायरेक्ट ये लिख दोगे कि भाई मैनेजमेंट हो सकता है वो पेनल्टी रिकॉर्ड ना करे, तो वो समझ नहीं आएगी उसको। तो आपने पूरा वहां तक पहुंचाना है कि किस तरीके से आपने ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करा। पहले बिजनेस रिस्क बताओगे, उससे ड्राइव करोगे अपने ऑडिट रिस्क को। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? एसएम भाई किधर गायब हो गए आप? आपका कोई जवाब नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी। अच्छा जी, दूसरी चीज, delays in production and quality control issues have led to an accumulation of inventory, increasing the business risk of obsolescence। ठीक है, this creates a risk of
बिजनेस का रिस्क क्या है कि भाई इन्वेंट्री खराब हो जाएगी, ठीक है ना, इन्वेंट्री खराब होगी तो उसको नुकसान होगा। दिस क्रिएट अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज मैनेजमेंट में फेल टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सबको समझ में आ रही है? ड्राफ्टिंग में कोई मसला तो नहीं हो रहा? देखिए, जितना एक्सप्लेन करके प्रॉपरली लिंक करके अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे उतना ज्यादा सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही होगी। सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़े। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू शो द सक्सेस ऑफ द न्यू फैसिलिटी टू स्टेक होल्डर। अच्छा, ये शुरू की लाइन है ना, शुरू की लाइन वो मैं कहां से उठा रहा हूँ? शुरू की लाइन में सिंपल मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, तो मैं यहां से ये बात बिजनेस रिस्क निकाल रहा हूं, और बिजनेस रिस्क ये है तो मैं ऑडिट रिस्क ये निकाल रहा हूं। समझ में आया? तो पहले मैं चलूंगा कैसे, क्वेश्चन से कोई लाइन पिक करूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है और इस बात को सामने रखते हुए ये बिजनेस रिस्क निकल रहा है, और इस बिजनेस रिस्क से ये मेरा ऑडिट रिस्क निकल रहा है। तो 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। सेकेंड थिंग, आपने बिजनेस रिस्क लिखना है। थर्ड थिंग, आपने ऑडिट रिस्क लिखना है जो बिजनेस रिस्क से ड्राइव होगा। सबको क्लियर है? तो हवा में बातें नहीं करनी, ठीक है, क्वेश्चन में जो बात लिखी हुई होगी उसको पकड़ के आपने फिर आगे बिजनेस रिस्क ड्राइव करना है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, थर्ड चीज, मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू शो द सक्सेस ऑफ द न्यू फैसिलिटी टू स्टेक होल्डर। यार ये मूवमेंट बंद हो गई है। कब से बंद है? कब सेट हो गया? जब भाई अब मूवमेंट आ रही है सबके पास? मूवमेंट सबके पास आ रही है? अब दिख रहा है भाई? हाथ वाथ हिलते हुए मेरे दिख रहे हैं आप लोगों को? अच्छा जी, तो खैर, मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू शो द सक्सेस ऑफ द न्यू फैसिलिटी टू स्टेक होल्डर। दिस प्रेशर इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अच्छा भाई, प्यारा लग रहा हूँ। दिस प्रेशर इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड फॉर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो खैर आपने बताना है कि फ्रॉड इधर है, और फ्रॉड कौन सी टाइप का है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइप का है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि भाई नॉर्मली रेवेन्यू साइड पे ज्यादा रिस्क होता है, तो वो आपने चीजें बतानी है। तो जितना ज्यादा एग्जामिनर को चीजें आप एक्सप्लेन करके बताएंगे उतना ज्यादा एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा और उसको आपको मार्क्स अच्छे दे रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्लियरली चीजें समझानी है। 3 स्टेप याद रख लें। पहला पहला स्टेप, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेनी है आपने। दूसरी चीज, उसी क्वेश्चन उसी इंफॉर्मेशन से आपने बिजनेस रिस्क निकालना है। अगर तो बिजनेस रिस्क है तो, जैसे थर्ड वाले पॉइंट के अंदर कोई बिजनेस रिस्क नहीं है, ठीक है, उसी पॉइंट से आपने बिजनेस रिस्क निकालना है। फिर आपने थर्ड पॉइंट आपने क्या निकालना है कि भाई आपका ऑडिट रिस्क क्या होगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? 3 स्टेप आपने याद रख लेने, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, सेकंड चीज आपने बिजनेस रिस्क, थर्ड चीज आपने मूवमेंट। फिर चली गई, ये कोई मसला ही है आज। अच्छा जी, खैर, तो समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन 1 समझ में आ गया? दूसरे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इसके अलावा अभी जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा चैलेंजिंग होगा। सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? लास्ट अटेम्प्ट का, रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। रिसेंट अटेम्प्ट का, बिल्कुल ऑटम 24, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए। इसके दूसरा पार्ट भी है, कंट्रोल रेस। कंट्रोल रेस वाला भी हम नहीं कर रहे, कंट्रोल रेस वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं ऑटम 23। ऑटम 23 के, जल्दी से इसको रीड करेंगे। द ऑडिट टीम हैज स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ रुस्तम लिमिटेड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। RL holds contract with two well-known international sports brand, Spotify and Accelerate, for manufacturing their sports equipment.
The majority of RL sales comprise export to these brands. The audit team has observed and documented the following matter for the view of the audit manager. कोई बिजनेस रिस्क अभी तक आइडेंटिफाई हुआ आप लोगों को? कोई बिजनेस रिस्क अभी तक आइडेंटिफाई हुआ? जल्दी से मुझे बताओ, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। कोई बिजनेस रिस्क अभी तक आइडेंटिफाई हुआ किसी को? जल्दी से बताओ। बिजनेस रिस्क किसी को आइडेंटिफाई हुआ? हमजा कह रहा है एक्सचेंज रेट। हाँ भाई, दूसरे लोग, एक्सचेंज रेट से क्या बिजनेस रिस्क है, कोई बताएगा मुझे? एक्सचेंज रेट से बिजनेस रिस्क क्या है? एक्सप्लेन करो ना, एक्सप्लेन करो, एक्सचेंज रेट से बिजनेस रिस्क क्या, कैसे निकलेगा? एक्सचेंज रेट तो वो इंफॉर्मेशन है जो कि सवाल ने आपको बताई। अब मुझे ये बताओ कि इससे बिजनेस रिस्क क्या है, और सवाल की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रेट भी कैसे आपने पिक करी? अभी आपने सवाल की इंफॉर्मेशन पिक नहीं करी, पहले मुझे ये बताओ कि सवाल से क्या इंफॉर्मेशन आपने पिक करी और किस चीज पे आप लेके जा रहे हो मुझे। एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप आए सीक्वेंसिंग में, आपने बताना है। देखो, आंसर को भी ड्राफ्ट सीक्वेंसिंग में करो। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है पहले उसको पिक करो, वो बताओ। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट से क्या रिस्क है, आप बताओ जल्दी से मुझे। एक्सपोर्ट से मसला क्या होगा, जल्दी से बताओ, बिजनेस को क्या मसला होगा? एक्सप्लेन करो मुझे, एक्सप्लेन करो कि बिजनेस रिस्क कैसे बन रहा है। एक्सपोर्ट वाला चीज तो आपने पिक कर लिया, मुझे बताओ बिजनेस रिस्क कैसे बन रहा है। बिजनेस रिस्क कैसे बन रहा है, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बताओ ना भाई। एहसन भाई किधर गायब हो गए? एहसन भाई, जल्दी से जवाब दो। करेंसी रेट चेंज होगा। करेंसी रेट चेंज होगा, बहुत अच्छी बात है। तो करेंसी रेट अगर कम होगा तो मसला है, या ज्यादा होगा तो मसला है? किस केस में मसला होगा? कम होगा तो मसला है या ज्यादा होगा तो मसला है? मसला कैसे, कब आएगा? कम में या ज्यादा में? ज्यादा, कम में मसला आएगा अगर लेट से आप है ना यूएस के अंदर सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, और डॉलर रेट आपका कम हो जाता है लेट से 280 से वो 200 पर आ जाता है, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो कम हो जाएंगे आपके। आपको जो पैसे मिलेंगे वो कम हो जाएंगे आपके। जल्दी जल्दी बताओ ना। पैसे जो मिलेंगे वो कम हो जाएंगे। पैसे, जब आपके पैसे कम हो जाएंगे तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में सबको आ रही है? तो ये मसला बिजनेस का है या ऑडिट का है? ये मसला बिजनेस का है या ऑडिट का है? जल्दी जल्दी बताओ, बिजनेस का मसला है या ऑडिट का मसला है? बिजनेस का मसला है। बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें ऑडिट का कोई मसला हो सकता है? क्या इससे कोई ऑडिट रिस्क ड्राइव हो सकता है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ऑडिट रिस्क ड्राइव हो सकता है? हमजा कह रहे हैं जी सर हो सकता है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ऑडिट रिस्क क्या ड्राइव हो सकता है इससे? इंसेंटिव्स टू इन्फ्लेट प्रॉफिट? नहीं 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 नहीं, ये इंसेंटिव टू इन्फ्लेट प्रॉफिट नहीं है। इंसेंटिव टू इन्फ्लेट प्रॉफिट नहीं है। करेंसी एक्सचेंज रेट गलत गलत यूज हो सकता है। हो सकता है, देखो रिस्क का हमेशा ये वर्ड ये यूज करना आपने, कि हो सकता है, मे बी। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? तो हमेशा ये वर्डिंग यूज करनी है, मे बी वाली। तो भाई एक्सचेंज रेट का अगर ये मामला आएंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? आपने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस केस के अंदर क्या कहता है? अगर तो एक्सचेंज रेट वाले ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसके अंदर आपको अकाउंटिंग क्या कहती है, कुछ पता है किसी को? अकाउंटिंग क्या कहती है उसके अंदर? आई एस 21 क्या कहता है आपको? पता है किसी को IS 21 क्या कहता है? क्या कहता है? बताओ ना, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या कहता है? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अगर तो मॉनेटरी आइटम्स हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर तो मॉनेटरी आइटम्स हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल क्या होता है, मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? रिसीवेबल आपका मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, जल्दी जल्दी बताओ। मॉनेटरी है। तो मुझे ये बताओ कि रिसीवेबल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट है? अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड मेरा कोई रिसीवेबल खड़ा हुआ है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है IS 21 में? FS गेन ऑलवेज इन PNL, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है? क्या करना चाहिए रिसीवेबल्स का? है, बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट है। देखो, जब ईयर एंड होता है, लेट से अगर मैंने $100 की सेल्स करता हूँ, ठीक है, डॉलर रेट आपका चल रहा है लेट से, मैं बोलता हूँ भाई 100 रुपये ही चल रहा है, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? तो उसके अंदर आप इनिशियली तो अपना रेवेन्यू बुक कर लोगे कि भाई रेवेन्यू लेट से $10 है, ठीक है। $10 है और उसको आपने 100 रुपए का $1 चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 10 × 100 आपका कितना बन रहा है, $1000 बन रहा है, ठीक है। आपने रेवेन्यू बुक करा अपना रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट $1000 से, ठीक है। अच्छा, रिसीवेबल अभी बुक पड़ा हुआ है आपका, रिसीवेबल डेबिट और आपका रेवेन्यू क्रेडिट। हमजा ने FAR 2 नहीं पढ़ा, ठीक है भाई। देखो अकाउंटिंग चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऑडिट के अंदर, ठीक है। इतना मैं क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग क्लियर होगी तो ऑडिट बहुत अच्छा आएगा। अकाउंटिंग क्लियर नहीं होगी तो ऑडिट में कहीं ना कहीं जाके फंस सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, खैर हो गई, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है, अब इसको हम चीजें सवाल डिस्कस कर लेंगे। तो खैर आपका रिसीवेबल बुक हुआ हुआ है $1000 से, आपका क्रेडिट कर लिया आपने रेवेन्यू $1000 से। जैसे ही 30 जून आएगा, 30 जून आएगा, आपका ईयर एंड आएगा, और लेट से आपका डॉलर जो है, आपका डॉलर जो है वो $110 पे चला गया, या लेट से वो $150 पे चला गया, ठीक है। वो $150 पे चला गया, 100 से $150 पे आपका डॉलर रेट चला गया। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 150 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपका कितना बनेगा, 150, $1500 बन जाएगा, ठीक है। $1500 बनेगा। आपने करना क्या है, $500 का गेन बुक करना है, $500 का गेन गेन बुक करना है, रिसीवेबल को 500 से इंक्रीज करना है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपके जो भी मॉनेटरी एसेट्स हैं उसको आपने ईयर एंड का जो FX रेट होगा उस पे अपडेट करना होता है। बात समझ में आ रही है सबको? एग्जाम्पल समझ में आई कि भाई अगर लेट से मुझे किसी पार्टी से $10 लेने हैं, ठीक है। इनिशियली जब मैंने अपनी रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन करी थी तो उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो $100 का था, ठीक है। अब कितना हो गया, अब $150 हो गया, ईयर एंड आ गया, अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। तो अब मैं क्या करूंगा, ईयर एंड पे जाके अपना रिसीवेबल की अमाउंट अपडेट कर दूंगा एज पर अपडेटेड एक्सचेंज रेट जो कि ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था। समझ में आ रही है? सर अगर रिसीवेबल डेबिट एक्साइज गेन क्रेडिट, सर अगर स्टोरेज खत्म हुआ तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी लेक्चर की। रुस्तम लिमिटेड जो है, रुस्तम लिमिटेड के जो कस्टमर्स हैं वो दो हैं। वो दो कौन से हैं, एक तो स्पॉटिफाई है और एक एक्सेलरेट है, ठीक है। वो इनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रुस्तम लिमिटेड हमारा ऑडिट क्लाइंट है, ठीक है। उसके दो कस्टमर्स हैं, दो कस्टमर्स में से एक स्पॉटिफाई है, एक एक्सेलरेट है, दोनों के दोनों को एक्सपोर्ट्स करता है वो, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा जी, स्पॉटिफाई की कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। Spotify served as the main sponsor of a top-ranked football team associated with a German football club, a partnership that came to an end on 31st December 2022। भाई जो रुस्तम लिमिटेड का काम था वो क्या काम था कि भाई वो स्पोर्ट्स की जो प्रोडक्ट जितनी भी थी उसके वो मैन्युफैक्चर करता था। मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट किनको करता था, दो इसके मेजर कस्टमर थे, एक स्पॉटिफाई और एक एक्सलेट। अच्छा, स्पॉटिफाई जाहिर है खरीदता था तो वो किसी ना किसी को फुटबॉल वगैरह की जो टीम्स होती होंगी उनको सेल करता होगा वो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट। अब मसला ये हो गया कि इस स्पॉटिफाई की एक जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ उसकी पार्टनरशिप थी जो कि अब खत्म हो रही है। डेट केम टू एन एंड ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब साल के बीच में ये पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है। Consequently, one of RL's production units remained non-operational for 6 months during the year and at the year end, ठीक है। मतलब कि 31 दिसंबर 2022 के बाद से ऑपरेशन जो यूनिट था RL का, रुस्तम लिमिटेड का, वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अब जाहिर है वो स्पॉटिफाई कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं। This unit was established in 2020 with the specific intention of meeting Spotify product demand। वो जो बना था, ये जो प्लांट बना था, ये जो यूनिट बना था, वो स्पेशली इसी पर्पस के लिए, इसी इंटेंशन से बना था कि भाई स्पॉटिफाई की जितनी भी जो डिमांड आएगी वो किसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए बना था, ठीक है। और अब जाहिर है वो पार्टनरशिप ही खत्म हो गई तो वो उस टाइप की प्रोडक्ट बन ही नहीं रही। तो उसका जो यूनिट ऑपरेशंस है वो खत्म हो गए, वो अभी तक बंद पड़े हैं, ठीक है।
अच्छा जी, कुछ इन्वेंट्री ऑलरेडी उसके पास पड़ी हुई है। RL इंटेंड टू सेल द इन्वेंट्री प्रोड्यूस फॉर स्पॉटिफाई विद इन द लोकल मार्केट। अब ऑलरेडी कुछ प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके पास स्टॉक के अंदर, क्योंकि जाहिर है अब कंटिन्यूअसली प्लांट चल रहा था तो ऑलरेडी वो प्रोड्यूस करके अपने पास रखता होगा कि डिमांड आएगी तो मैं सेल कर दूंगा। अब मसला ये हो गया कि भाई उसने तो सडनली मना कर दिया कि भाई मेरी तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब मुझे डिमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब इन्वेंट्री उसके पास पाइल अप हो गई है, अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसकी अब उसने इरादा ये करा है कि मैं लोकल मार्केट में जाके सेल कर दूंगा। However, there is a prevalence of cheaper counterfeits of RL products available in the market। बोल रहा है कि भाई लोकल मार्केट के अंदर मसला ये है, लोकल मार्केट के अंदर मसला ये है कि भाई इससे सस्ती प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इससे सस्ती प्रोडक्ट और इसी टाइप की प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी, लोकल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस में बिक सकेगी? क्या ये प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस में बिक सकेगी? जल्दी से बताओ ना, यस और नो। इससे सस्ती प्रोडक्ट मार्केट में पड़ी हुई है तो क्या ये प्रोडक्ट बिकेगी मार्केट के अंदर? बिकेगी नहीं। तो अब इसके अंदर मुझे ये बताओ कि बिजनेस रिस्क क्या है और ऑडिट रिस्क क्या है। जल्दी से मुझे बताएंगे बिजनेस रिस्क क्या है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, बिजनेस रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है। पहले तो बिजनेस रिस्क मुझे आइडेंटिफाई कर दो, बिजनेस रिस्क इसमें क्या क्या हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क पहले मुझे बता दो, इसमें बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो, बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। लॉस ऑफ कस्टमर, डिक्रीज प्रॉफिट। लॉस ऑफ कस्टमर, डिक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, बहुत अच्छे। कस्टमर का लॉस हो रहा है, ठीक है, वो हमें कोई ऑर्डर्स नहीं दे रहा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज याद रखो, जब हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे यार, अब फर्दर आगे की बात कर रहे हैं कि जो चीज अभी हमें कंफर्म नहीं है उस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि कस्टमर लॉस हो चुका है, ठीक है, पहली चीज। और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि जाहिर है वो तो अब हमें दे नहीं रहे 31 दिसंबर से। तो फ्यूचर से रिलेटेड कोई और चीज आपके दिमाग में आ रही है? फ्यूचर से रिलेटेड कोई और बिजनेस रिस्क दिमाग में आ रहा है फ्यूचर, कि अभी जो पद कंफर्म नहीं है कि यार ये चीज है या ये चीज नहीं है, कुछ रिस्क है अभी? कोई समझ में आ रही है बातें? रिस्क हमेशा वो चीज होती है कि जो हो सकता है। समझ में आ रहा है? रिस्क क्या होता है कि हो सकता है, मतलब फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें कि ये चीज हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये तो चीज मुझे कंफर्म देना कि भाई मेरा कस्टमर चला गया, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई, ये तो पता है, ये तो कंफर्म्ड है। अब ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, जो कि हो सकती है? जल्दी से मुझे बताओ। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री तो वही आ गया आपका ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क की बात हो रही है अभी, बिजनेस रिस्क की। ये तो इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री आपका ऑडिट रिस्क आ जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का जो रिस्क है, जो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का रिस्क है, वो तो बिल्कुल आएगा, और वो आएगा ऑडिट की तरफ। बिजनेस की तरफ क्या आएगा मसला? बिजनेस की तरफ क्या मसला आएगा? बिजनेस का मसला मुझे समझाओ, बिजनेस का मसला क्या आएगा? बिजनेस का मसला समझाओ, बिजनेस को किस चीज से मसला होगा? जल्दी जल्दी बताओ। रेंटल एक्सपेंस? नहीं नहीं। और जल्दी से बताओ भाई, रेंटल एक्सपेंस तो नहीं है। और देखो, पहली चीज मैं बता देता हूँ, पहली चीज, पहला मसला ये आएगा कि भाई आपने प्रोडक्शन फैसिलिटी जो लगाई है स्पेशली किसके लिए लगाई थी? प्रोडक्शन फैसिलिटी स्पेशली किसके लिए लगाई थी? प्रोडक्शन फैसिलिटी जो लगाई थी ये वाली, जो ये यूनिट लगाया था वो स्पेशली किसके लिए लगाया था? स्पॉटिफाई के लिए लगाया था। स्पॉटिफाई ने तो अब ऑर्डर देना बंद कर दिया है, मतलब आपका ये जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भी बंद हो गया है। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, मशीनरी परचेज करी होगी,
ऐसा ही है ना, मशीनरी परचेज करी होगी, हो सकता है आपने कोई जगह आपने खरीदी हो, कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ ना कुछ चीजें लगाई होंगी, फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने लगाई होंगी, उसको ऑपरेशनल करा होगा, तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लगी होगी ना आपकी। यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो? इन्वेस्टमेंट लगी होगी ना? जल्दी से बताओ ना, पहले तो अभी इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी नहीं, अभी तो मुझे ये जवाब दो कि भाई इन्वेस्टमेंट लगी होगी। जल्दी से बताओ, इन्वेस्टमेंट लगी होगी हमारी। अभी बिजनेस रिस्क है, इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी तो वहां आ जाएगा आपका ऑडिट रिस्क के अंदर। अभी अभी मुझे ये बताओ कि भाई आपने आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, ठीक है, लेट से आपने लगाए 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, 2020 में आपने ये काम स्टार्ट करा था, अभी आप 2023 में खड़े हुए हो, तो जाहिर है आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बनाए होंगे। हो सकता है आपने प्रॉफिट्स जो है वो सिर्फ 3 लाख रुपए बनाए हो और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाई हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही, बिजनेस का एक रिस्क है, अभी बिजनेस इस पे काम करेगा कि भाई हमें इस यूनिट से स्पेशली कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्या हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी क्या रिकवर कर सके या नहीं कर सके। अभी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा उस चीज की, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी रिस्क ये है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो रिस्क ये है कि हो सकता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा की लगी और प्रॉफिट मेरा कम का हो, और मैंने तो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट ही रिकवर ना करी हो। समझ में आ रही है बात? यस और नो? मेरी इन्वेस्टमेंट ही रिकवर नहीं हुई हो तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा पैसा तो डूब गया ना, लॉस हो गया ना। अगर मैंने 3.5 लाख का प्रॉफिट करा और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो 1.5 लाख रुपए तो मेरे डूब गए। मैंने तो इस इंटेंशन से लगाए थे कि मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगा इसके ऊपर, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करूंगा और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बनाऊंगा। लेकिन मेरी तो अभी इन्वेस्टमेंट ही कवर नहीं हुई, तो बिजनेस का लॉस हो रहा है, ये ऑडिट का मसला है। जल्दी से मुझे बताओ, बिजनेस का मसला है ऑडिट का मसला है? बिजनेस का मसला है या ऑडिट का मसला है? जल्दी से बताओ ना, ये मसला किसका है? जल्दी जल्दी बताओ ना, बिजनेस का मसला है, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ऑडिट का मसला इसमें क्या होगा। ऑडिट का मसला देखो इसमें ये होगा कि देखो आपने जितनी भी आपकी मशीनरीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो उसको आप रिकॉर्ड इनिशियली किस पे करते हो? जल्दी से मुझे बताओ, इस पर आइए 16, इनिशियली रिकॉर्डिंग किस पर होती है? इनिशियली रिकॉर्डिंग किस पर होती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। इनिशियली रिकॉर्डिंग किस पर होती है? IS 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिकॉर्डिंग इनिशियली किस पर होती है? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? भूल गई IS 16? ये तो पढ़ा होगा ना आपने। IS 16 तो पढ़ा होगा, कॉस्ट पर होती है इनिशियली, ठीक है, बहुत अच्छे। इनिशियली अगर कॉस्ट पर होती है, और बाद में IS 36 आपको क्या बोलता है, जो कि इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, वो आपको बोलता है कि भाई आपने एसेट्स की रिकॉर्डिंग किस पे करनी है? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। समझ में आ रही है बात? तो बात समझ में आ रही है, आपने किस पे करनी होती है? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। देखो, मशीनरी हमेशा याद रखो कि जब भी आप मार्केट परचेज करने के बाद मार्केट में बेचने जाओगे ना, उसकी कोई बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि मशीनरी ऐसी चीज है कि भाई उसको मार्केट में दोबारा सेल करने जाओगे ना, अभी लेने के बाद फौरन, तो वो उसकी प्राइस सिर्फ खरीदने के बाद ही डाउन हो जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम पैसों में बिकेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज ये समझो कि भाई जो वैल्यू इन यूज है वो कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब कि इस मशीनरी से मैं जो भी कैश फ्लोज बनाऊंगा, कैश फ्लोज कैसे बनेंगे? मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा, मैं मेरे जो भी आउटफ्लोज होंगे वो सारे माइनस करने के बाद मेरे जो भी नेट कैश फ्लोज होंगे, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज। तो जाहिर है, अगर तो ये मशीनरी रन नहीं हो रही, मशीनरी नहीं चल रही, और इस मशीनरी से कोई फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहे, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मेरा मेरा वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? वैल्यू इन यूज क्या होगी? कम हो जाएगी ना। वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी मेरी? कैरिंग वैल्यू से कम हो जाएगी। जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग आ जाएगी एज पर IS 36। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि हो सकता है कि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हो गई हो और मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करा हो। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है?
जल्दी से बताओ, यस और नो। सबको समझ में ये वाली बात आ गई कि रिस्क क्या है इधर? ठीक है। अच्छा, मुझे ये साथ साथ अदर्शन भी बतानी है। अदर्शन, किस अदर्शन का रिस्क है? अदर्शन, कौन सी अदर्शन का रिस्क है? जल्दी से बताओ, कौन सी अदर्शन का रिस्क है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कौन सी अदर्शन का रिस्क है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कौन सी अदर्शन का रिस्क है? जल्दी से मुझे बताएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कौन सी अदर्शन का रिस्क है? साथ साथ बताओ ना भाई, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? आसान सी तो चीज है, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? जल्दी जल्दी फौरन अपडेट रहो, फौरन रिप्लाई करते रहो। इतने सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। कंप्लीटनेस, बात हो रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। पीएनएल लेवल पे कह सकते हो, ठीक है, इम्पेयरमेंट कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है। वहां कह सकते हो पीएनएल साइड पे कि इम्पेयरमेंट की जो एक्सपेंस है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बैलेंस शीट आइटम की बात करूं, तो उसमें किस चीज की दर्शन का रिस्क है? अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूं, उसमें किस दर्शन का रिस्क आएगा? अकाउंट बैलेंस में किस दर्शन का रिस्क आएगा? जल्दी से मुझे बताओ, अकाउंट बैलेंस में किस दर्शन का रिस्क आएगा? अकाउंट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें किस अदर्शन का रिस्क आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। पीएनएल साइड पर जो ट्रांजैक्शन है इम्पेयरमेंट एक्सपेंस की, वो तो ठीक है, कंप्लीटनेस का मसला है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे वैल्यूएशन का मसला। कंप्लीटनेस सही बताया, मैं कंप्लीटनेस को डिनाई नहीं कर रहा, वन सेकेंड रिपीट करो, कंप्लीटनेस को डिनाई नहीं कर रहा। पीएनएल साइड पे इम्पेयरमेंट एक्सपेंस का जो मसला है वो कंप्लीटनेस का मसला है कि कंप्लीटली इम्पेयरमेंट एक्सपेंस रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट साइड पर, अकाउंट बैलेंस साइड पर, बैलेंस शीट साइड पर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उधर वैल्यूएशन का मसला है। समझ में आ रही है बात सबको? यस और नो, क्लियर है सबको? अच्छा जी, ये तो चीजें क्लियर हो गई कि भाई ये वाला हमने रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। पहला मसला कि भाई हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर ना हो। दूसरा ऑडिट का मसला है कि भाई इम्पेयरमेंट रिकॉर्डेड ना हो। क्लियर है सबको? अब आ जाते हैं इन्वेंट्री की साइड पर। इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, लेट्स से वो इन्वेंट्री मेरे पास जो उसकी कॉस्ट लगी है वो 1,000 रुपये लगी है, ठीक है। अब मैं लोकल मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, तो लोकल मार्केट में ऑलरेडी इतनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे जैसी हैं, ठीक है, और वो सस्ते प्राइस में बिक रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 1,000 रुपये से, जाहिर है मैं तो सोचा था कि 1,000 रुपये से ऊपर बेचूंगा, 1,200 1,500 की तो कुछ प्रॉफिट बनाऊंगा। अब मसला ये हो गया, ऑलरेडी इतनी सस्ती सस्ती प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है, 700 800 रुपए की बिक रही है, 900 रुपए की बिक रही है, तो मेरी प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है कि 1,000 रुपए की भी शायद ना बिके। 1,000 रुपए तो मेरी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब मैं लोकल मार्केट में बेचने जा रहा हूँ और ऑलरेडी मार्केट में चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है कि हो सकता है कि मेरी मेरी जो कॉस्ट है 1,000 रुपए की, वो भी मैं रिकवर ना कर सकूं। बात समझ में आ रही है? बिजनेस का क्या रिस्क है कि भाई जो 1,000 रुपए की मेरी जो कॉस्ट है वो भी मैं रिकवर ना कर सकूं, तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना। यस और नो, जल्दी से बताओ। बिजनेस का मसला क्या है कि भाई मुझे तो नुकसान हो जाएगा। यस और नो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना। समझ में आ रही है बात ये वाली? बिजनेस रिस्क की लॉस हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये बिजनेस का मसला है। ऑडिट का मसला क्या? ऑडिट का मसला ये है कि हो सकता है कि भाई इसकी जो एनआरवी हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो, क्योंकि जाहिर है मार्केट में चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो आपकी प्रोडक्ट भी अच्छे दामों में नहीं बिकेगी। तो हो सकता है वो कॉस्ट से कम प्राइस में सेल हो, तो उसकी एनआरवी क्या हो जाएगी? कॉस्ट से कम हो जाएगी। जब एनआरवी कॉस्ट से कम होगी, तो मतलब ये कि आपके ऊपर IS2 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि भाई आपको इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो मतलब आपको अपनी इन्वेंट्री एनआरवी पर रिकॉर्ड करनी होगी। तो मैनेजमेंट हो सकता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये वाली बात, हो सकता है मैनेजमेंट ने एनआरवी पर रिकॉर्ड ना करा हो। तो ये मसला क्या है? ऑडिट का मसला है। अब बात समझ में आ रही है, बिजनेस रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, और ये चीजें क्लियर हो रही हैं? बिजनेस का मसला और ऑडिट का मसला क्लियर हो रही है? सबको समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है भाई।
तो दो दो हमने कितने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए, 3 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। पहला एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमने मसला बनाया एक्सचेंज का, ठीक है। दूसरा हमने बनाया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, और इम्पेयरमेंट उसकी थी, इन्वेंट्री से रिलेटेड मसला था, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो अगर मैं बात करूं एनआरवी, एनआरवी वाला पहली चीज तो वही है, एनआरवी लॉस कंप्लीटनेस का मसला आएगा। एनआरवी लॉस आपका कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है, पहली चीज। एक्सपेंस साइड पर, पीएनएल साइड पर, एक्यूरेसी नहीं, पीएनएल साइड पर आपका मसला आएगा कंप्लीटनेस का, ठीक है। दूसरा इन्वेंट्री साइड पर आपका मसला वही आएगा वैल्यूएशन का। सबको क्लियर है? वैल्यूएशन का मसला आएगा इन्वेंट्री साइड पर, सबको क्लियर है? वही चीज है जैसे इम्पेयरमेंट का था वैसे ही इधर भी है, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है, यस और नो? अच्छा जी, आगे आ जाए। अब पढ़ते हैं एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। एक्सेलरेटेड स्पेशलाइजेस इन सेलिंग स्पोर्ट्स किट एंड प्रोडक्टिव गियर फॉर हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। Accelerate has outsourced its production to various manufacturers, one of which is RL. Recent injuries have prompted increased awareness and regulations concerning the reliability of such protective gear. Accelerate has recently issued a press release that 5 severe injury incidents occurred which involved its product and they are investigating it. Further, Accelerate is expected to undergo an acquisition by another company operating within the same segment, with the transition likely to finalize by November 2023। जल्दी से मुझे बताओ कि भाई इसमें मसले क्या क्या हैं, बिजनेस रिस्क क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बिजनेस रिस्क क्या क्या है। जल्दी जल्दी बताओ, बिजनेस रिस्क इसके अंदर क्या क्या है। जल्दी जल्दी बताओ, बिजनेस रिस्क क्या क्या है इसके अंदर। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी आसान आसान चीजें तो है। क्या मसला आ गया, परेशानी क्या आ गई, क्यों इतना परेशान हो गए? जल्दी से बताओ भाई, क्या मसला है? जल्दी जल्दी। क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों हो गए? क्यों इतना परेशान हो गए भाई? जल्दी से बताओ ना, बिजनेस का रिस्क नहीं मिल रहा क्या? रेपुटेशन इशू कैसे है, रेपुटेशन इशू जल्दी से बताओ, रेपुटेशन का मसला कैसे है? रेपुटेशन का मसला कैसे है? भाई मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि भाई जो एक्सेलरेट है वो क्या करता है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं वो आउटसोर्स कर देता है। उसके अंदर आरएल को भी उसने आउटसोर्स करा हुआ है कि भाई मुझे स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बना बना के दिया करो, ठीक है। तो आरएल उसको बना बना के देता रहता है। अब मसला ये हुआ कि भाई रिसेंटली रिसेंटली क्या हुआ, उस जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट थी उसकी वजह से कुछ इंजरीज आई हैं, ठीक है, उसकी वजह से कुछ इंजरीज हुई हैं। तो एक्सेलरेट को अभी पता नहीं, क्योंकि वो तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट बनवा रहा होता है। तो अब जो आगे उसने सेल करी थी एक्सेलरेट ने अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उसकी वजह से कुछ इंजरीज हुई हैं। तो वो अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि यार किस मैन्युफैक्चरर से मैंने परचेजिंग करी थी जिसकी वजह से ये इंजरी हुई है, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट जिससे इंजरी हुई है वो किससे मैंने प्रोडक्ट परचेज करी थी, किस मैन्युफैक्चरर से मैंने ये प्रोडक्ट बनवाई थी। तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देख रहा है। हो सकता है कि आरएल की वो प्रोडक्ट हो सकता है, अभी पता नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कहीं भी लिखा हुआ ये नहीं है कि भाई वो आरएल की प्रोडक्ट थी, ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हो सकता है कि वो आरएल की प्रोडक्ट निकले, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कर रहा है कि भाई एक्सेलेट जो है वो कोई दूसरी कंपनी एक्सेलेट को अक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, उसकी दूसरी कंपनी एक्विजिशन कर रही है उसकी, ठीक है। समझ में आ रही है? वो किसी को अक्वायर नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी उसको अक्वायर कर रही है। समझ में आ रहा है बात, यस और नो?
जल्दी से बताओ ना, समझ में आई ये वाली बात? दो बातें इसके अंदर लिखी हुई है। पहली बात ये लिखी हुई है कि भाई इंजरी हुई, ठीक है, जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हो सकता है उसमें प्रोडक्ट जो निकले वो आरएल की निकले, हो सकता है अभी, ठीक है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ। इधर ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये मैं खुद से बता रहा हूँ कि हो सकता है वो प्रोडक्ट आरएल की निकल सकती है। दूसरी चीज ये बात लिखी हुई है कि भाई उसकी एक्विजिशन हो रही है, एक्विजिशन दूसरी कंपनी उसको अक्वायर करी है, एक्सेलरेट को। तो क्या मसले क्या होंगे, बिजनेस का रिस्क क्या होगा? बिजनेस का रिस्क किस एंगल से सोचना है? आरएल के एंगल से सोचना है आपको, एक्सेलरेट के एंगल से नहीं सोचना, आरएल के एंगल से सोचना है। उसका बिजनेस रिस्क क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बिजनेस रिस्क क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, बिजनेस रिस्क क्या होगा? जल्दी से बताएंगे बिजनेस रिस्क क्या होगा? जल्दी जल्दी, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तीन हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें बिजनेस रिस्क भी लिख लिया, तीन ऑडिट रिस्क भी हो गए, छह तो पॉइंट हमने लिख लिए। अब आगे जल्दी जल्दी बताओ, इधर से 2 पॉइंट भी निकाल लोगे तो आपके पास 4 पॉइंट आ जाएंगे। 4 पॉइंट आ जाएंगे तो मतलब आपके पास आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे। मे बी जो कंपनी अब अक्वायर कर रहा है वो आरएल से बाई ना करे रॉ मटेरियल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि भाई हो सकता है रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करके वो आगे दे देता है। समझ में आ रही है? रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स, ठीक है। आरएल से बाई ना करे फिनिश गुड्स, ठीक है, क्योंकि आरएल मैन्युफैक्चरिंग वो है, कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करके किसको देती है? इन कस्टमर्स को देती है, एक्सेलरेट को, स्पॉटिफाई को, वो आगे क्या करते हैं, वो आगे फिनिश गुड्स को सेल कर देते हैं। क्लियर है? तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छी बात बोली कि भाई दूसरी कंपनी जो अक्वायर कर रही है वो हो सकता है आरएल से बिजनेस ना करे, आरएल को ऑर्डर ना दे। तो आरएल का क्या मसला होगा? आरएल का तो नुकसान हो जाएगा ना भाई, आरएल का बिजनेस बंद हो जाएगा, आरएल का बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर तो आरएल से, आरएल का ऊपर जो स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई से भी काम बंद हो गया, आरएल का काम अगर एक्सेलरेट से भी बंद हो जाता है, फिर मसला क्या होगा? मसला क्या होगा? उसके तो मेजर कस्टमर ही ये दो हैं। मे भी लीगल इशू फेस करना पड़े, नहीं नहीं नहीं, लीगल इशू क्यों फेस करना पड़ेगा? अगर तो कंपनी अगर तो दूसरी अगर आपका कस्टमर जो है आपका आपको ऑर्डर नहीं देता, वो आपके पास से चला जाता है, तो लीगल इशू क्या है इसमें? लीगल इशू तो दूसरे केस में आ सकता है, अभी तो लीगल इशू इस पॉइंट से कैसे है? इस पॉइंट से कैसे आप बोल रहे हो लीगल इशू आ सकता है? इस पॉइंट से लीगल इशू कैसे आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस पॉइंट से लीगल इशू कैसे आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, इस पॉइंट से लीगल इशू कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। देखो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि भाई उसकी जो मेजर कस्टमर है, अगर हम ऊपर दोबारा चलें और पढ़ें कि भाई आरएल होल्ड्स कॉन्ट्रैक्ट विद टू वेल नोन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड्स, स्पॉटिफाई एंड एक्सेलरेट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, for for sports equipment. The majority of RL sales comprise export to these brands. Majority sales किसको हो रही है? इन दो ब्रांड्स को हो रही है। अगर तो वो ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी, स्पॉटिफाई का जो मसला है, स्पॉटिफाई को सेल्स बंद हो गई। दूसरी चीज एक्सेलरेट को भी अगर तो सेल्स बंद हो जाती है, अगर तो इसके साथ भी सेल्स बंद हो जाती है, तो मेरा बिजनेस क्या होगा? मेरा बिजनेस क्या होगा भाई? मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा ना, प्रॉफिट तो खत्म हो जाएंगे, बिजनेस भी बंद होने का खतरा। अब तो बिजनेस की कंटिन्यूटी पे मसला आ गया, बिजनेस ही खत्म होने पे मसला आ गया। अब तो मसला ये नहीं है सिर्फ प्रॉफिट कम होने का, अब तो मसला ये कि कहीं मेरा बिजनेस ही बंद ना हो जाए। अगर तो मेरे दो मेजर कस्टमर खत्म हो जाते हैं तो मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। और मेरा बिजनेस खत्म, ये मेरा रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है कि बिजनेस मेरा बंद ना हो जाए। ठीक है, अब इससे ऑडिट का मसला क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा ऑडिट का मसला क्या आएगा? कोई इससे बताएगा ऑडिट का मसला क्या है? गोइंग कंसर्न ऑडिट रिस्क, गोइंग कंसर्न का क्या मसला है? बताओगे ऑडिट रिस्क क्या? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इज नॉट एन ऑडिट रिस्क डायरेक्टली, डायरेक्टली ऑडिट रिस्क नहीं है। डायरेक्टली गोइंग कंसर्न का अगर मसला है तो ये इट्स अ बिजनेस रिस्क। गोइंग कंसर्न का ऑडिट रिस्क क्या है? कोई बताएगा मुझे, क्लियरली एक्सप्लेन करके बताएगा मसला क्या है? कोई मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करके बताएगा मसला क्या है? गोइंग कंसर्न का मसला क्या? आगे हम बड़ा डिटेल में वैसे तो पढ़ेंगे, लेकिन मसला क्या है कोई मुझे अभी बताएगा, अगर किसी के पास नॉलेज हो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, तो मसला क्या है? जल्दी से मुझे बताओ।
एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं होंगे, एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं होंगे। होने किस पे चाहिए, होने किस पे चाहिए, किस पर होने चाहिए, जल्दी से मुझे ये बताओ ना, किस पर होने चाहिए, किस चीज पे रिकॉर्ड करूं। देखो IS 1 आपको कहता है जो कि प्रेजेंटेशन बताता है, एफएस की वो बताता है जो कि बुनियाद बताता है कि भाई उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, किस किन चीज़ों पे क्या होगा। तो वो आपको बताता है कि भाई आपने सोचना, आपने जो अपना एफएस बनाते होते हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाने होते हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस क्या होती है कि भाई आपकी जो कंपनी है वो चलती रहेगी, अगले 12 महीने से ज्यादा चलती रहेगी। ठीक है, इस बेसिस पे, ये सोच से आपने अपने फाइनेंशियल बनाने हैं। ठीक है, इस सोच से जब बनाते हैं तो सारी चीजें हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमने इन्वेंट्री परचेज करी कॉस्ट पर, जो प्रॉपर्टी परचेज करी वो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी चीजें ये करते हैं। ठीक है, और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, वो सारी क्लासिफिकेशन हमें बताता है। अगर तो वो कहता है कि IS 1 कहता है अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी ठीक नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि अगले 12 महीने तक आपकी कंपनी नहीं चलेगी, 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी बंद हो जाएगी, तो उसके अंदर आप किस पे बनाओगे, आप अपने एफएस ब्रेकअप बेसिस पे बनाओगे। मतलब आप वो वैल्यू लोगे जो अभी अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा ये प्रोडक्ट को, तो वो मेरी प्रोडक्ट मेरी कितने में बिकेगी। मतलब एक तो होता है नॉर्मल टाइम कि भाई मैं इतने में सेल कर दूंगा इतनी प्राइस में, लेकिन जब इमीडिएटली आप सेल करने की बात करते हो तो उसके अंदर आपकी जो वैल्यू होती है वो कम जाती है। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है या मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है, तो अगर मैं उसको अभी सेल करने निकलूंगा तो मेरी वैल्यू कम प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँगा। ठीक है, तो मेरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, सारे के सारे एसेट जो कि नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्डेड थे, नॉन करंट जो लाइबिलिटीज थी वो सारी की सारी मुझे विद इन 1 ईयर अब सेटल करनी होगी, विद इन 1 ईयर मुझे सेल करना होगा, विद इन 1 ईयर सेटलमेंट करनी होगी। तो वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी किधर आ जाएंगे, सारे के सारे करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन अप्रोप्रिएट ना हो और कंपनी विद इन 1 ईयर बंद होने वाली हो, और मैनेजमेंट ने अपने एफएस को अभी तक कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्डिंग करी हो, ब्रेकअप बेसिस पर ना करी हो। मैनेजमेंट ने क्लासिफिकेशन अभी तक नॉन करंट और करंट वाली करी हुई हो, करंट में सारी चीजें क्लासिफाई ना करी हो। ये मसला ऑडिट का है। समझ में आ रही है बात को। तो ये IS 1 की नॉन कंप्लायंस होगी। समझ में आ रही है सबको बातें, सबको बातें समझ में आ रही हैं कि भाई मसला क्या है गोइंग कंसर्न से। ऑडिट का मसला क्या आएगा, ऑडिट का मसला ये आएगा कि आपने सही, आपने आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रेकअप बेसिस पे रिकॉर्ड ना करा हो। दूसरा एक और मसला आ सकता है जो कि गोइंग कंसर्न में आप डिटेल में पढ़ोगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन लेकिन देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कोई अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है कोई के यार इस इवेंट की वजह से अगर तो ये इवेंट हो गया तो कंपनी बंद हो सकती है। व्हेन देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो आपको क्या करना होता है, आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसको आपने डिस्क्लोज करना होता है, उसका डिस्क्लोजर देना होता है कि भाई अगर तो ये इवेंट हो गया तो फिर तो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। हो सकता है मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोजर ना दिया हो। समझ में आ रही है बात, अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है, और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो वंस अगेन ऑडिट का मसला आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। अच्छा जी, ये तो हमने रिस्क पढ़ लिया कि ऑडिट रिस्क क्या था कि भाई बिजनेस रिस्क ये था कि बिजनेस बंद हो जाएगा। ऑडिट रिस्क ये था कि भाई आपने IS 1 के हिसाब से ब्रेकअप बेसिस पे आपने फाइनेंशियल ना बनाए हो अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है बट हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी हो कि आपको कोई दूसरा कस्टमर ना मिले तो और आपकी कंपनी बंद हो जाए, तो उस केस के अंदर आपको डिस्क्लोजर देना पड़े, तो आपने डिस्क्लोजर ना दिया हो। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा मसला इधर, इधर दूसरा मसला इंजरी से रिलेटेड क्या मसला है जल्दी से बताओ। इंजरी से रिलेटेड अभी बताया था हमने आपने कि लीगल केस कोई आपने बताया था मुझे, जल्दी से दोबारा मुझे बताओ, आपने अभी बताया था मुझे में भी लीगल इशू फेस करना पड़े। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर तो RL की प्रोडक्ट निकलती है जिसकी वजह से इंजरी हुई,
अगर तो आरएल की प्रोडक्ट निकलती है जिसकी वजह से इंजरी हुई, तो उस केस के अंदर लीगल इशू आ सकता है आपके ऊपर। एक्सेलेरेट जो है वो भी आपके ऊपर हो सकता है कि लीगल केस फाइल कर दे। हो सकता है जो उसका कंज्यूमर हो, जिसको इंजरी हुई हो सकता है वो आपके ऊपर लीगल केस फाइल कर दे। तो उसके लीगल केस फाइल करने की वजह से हो सकता है आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़े, उसको कोई कंपनसेशन पे करनी पड़े। ठीक है, तो वो कंपनसेशन की रिकॉर्डिंग किस साल में होनी चाहिए, जिस साल में इंजरी हुई है, ठीक है ना, उस साल से ही पर्टेन करती है ना। और हो सकता है मैनेजमेंट ने वो पेनल्टी, वो कंपनसेशन का प्रोविजन या फिर उसकी कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज ना करी हो। समझ में आ रही है बात? ऑडिट का रिस्क समझ में आया। और बिजनेस का रिस्क क्या था कि भाई लीगल केस फाइल हो जाएगा तो पेनल्टी आएगी तो आपको नुकसान होगा। रेपुटेशन का रिस्क अलग आएगा आपको, रेपुटेशन का नुकसान अलग आएगा। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है? जी हमजा भाई, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? जल्दी से आंसर देखें इसका, जल्दी से आंसर देखते हैं, आंसर को रीड करेंगे जल्दी से। बिजनेस रिस्क में सबसे पहली चीज मैंने ग्रीन हाईलाइट करा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए। सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिखी था, पार्टनरशिप बिटवीन स्पॉटिफाई एंड द जर्मन फुटबॉल क्लब केम टू एन एंड leading to non-operation of one of RL's production unit which was specifically designed for this purpose। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिख रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिख रहा हूँ, ये पूरी लाइन कहाँ से छापी है मैंने? जल्दी से बताओ, ये पूरी लाइन कहाँ से छापी? क्वेश्चन से छापी है, ठीक है। ये बात कहाँ से लिखी मैंने, जल्दी से बताओ ना। ये जो बात लिखी है, द पार्टनरशिप बिटवीन स्पॉटिफाई एंड द जर्मन फुटबॉल क्लब केम टू एन एंड लीडिंग टू नॉन ऑपरेशन, क्वेश्चन से लिखी है, ठीक है। देयर इज अ बिजनेस रिस्क दैट द इन्वेस्टमेंट में नॉट बी रिकवर्ड इफ डिमांड इज नॉट जनरेटेड इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, ऑडिट रिस्क है द नॉन ऑपरेशन ऑफ द यूनिट रेजेस कंसर्न दैट द रिकवरेबल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज of the plant might fall below its carrying value. Consequently, there is an audit risk that the plant may be impaired, but management may not have recognized the impairment. वही बात लिखी हुई जो एज इट इज हमने डिस्कस करी है, वही बात है। कोई अलग बात तो नहीं कह रहा मैं इधर, कोई अलग बात तो नहीं कह रहा मैं, कोई नई बात है तो मैं नहीं ला रहा मैं। वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी थी डिटेल में। सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। RL intend to sell the inventory produced for Spotify in the local market. However, there is a prevalence of cheaper counterfeits of RL's product in the market. This create a business risk that RL may need to reduce the selling price and may not be able to recover the cost of the inventory. Since RL may not be able to sell the inventory produced for Spotify, they may have to significantly reduce the selling price, resulting in the net realizable value becoming lower than the cost. This create an audit risk that inventory may not be recorded at lower of cost or NRV। वही सेम बातें हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर लिखा हुआ है एक्सेलरेट इज इन्वेस्टिगेटिंग विच प्रोडक्ट वाज इन्वॉल्वड इन द रिपोर्टिंग इंजरीज। इफ एनी इंजरी इज फाउंड टू हैव अकर्ड ड्यू टू अ फॉल्ट इन आरएल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देयर इज अ बिजनेस रिस्क दैट एक्सेलरेट और इट्स कस्टमर में फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट आरएल। There is a risk that an injury incident may have occurred due to a fault in product produced by RL, which should be recorded as a provision or are disclosed as a contingent liability, which management may not have recorded or disclosed। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके बाद since a major portion of RL's revenue is derived from export sale, there is a business risk that exchange rate could worsen, resulting in a decline in the amount received from sales। क्लियर है? एक्सचेंज रेट वाली बात आ गई। There is a risk that the closing receivable in a foreign currency may not be retranslated using the exchange rate of the year and date. Similarly, the same effect also needs to be taken in the foreign exchange gain or loss। ठीक है। फिर आखिरी बात, the decline in production during the year and subsequent to the year end indicates business risk of continuity of operations। This risk is further increased as Accelerate is to be taken over by some other company which may or may not continue with RL। The related audit risk is an inappropriate use of the going concern assumption by RL which may affect the basis of preparation। सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ये रखते हैं कि भाई आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना और इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोगों ने उससे कंपैरिजन खुद ही करनी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े से ज्यादा बिजनेस रिस्क है, थोड़े से ज्यादा ऑडिट रिस्क निकल सकते हैं, आप लोगों ने खुद से ड्राफ्ट करना है, ठीक है।
क्लियर है स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन? मैं आप लोगों को रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, और आपने खुद से इसको करना होगा। आईएएस का रेफरेंस दे सकते हैं, देना चाहो दे दो, नहीं दोगे जब भी कोई मसला नहीं है। मेन चीज है आप वो आईएएस में जो बात लिखी हुई है वो लाजमी लिखो। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और कॉस्ट कैरिंग वैल्यू, वो बात लाजमी लिखनी है, असल वो बात है। आईएएस का रेफरेंस देना ये नहीं करना कि भाई पता चला रेफरेंस दे दो आईएएस 2 में ये बात लिखी हुई है, जाके खुद ही पढ़ लो, एग्जामिनर को बोलो, ये नहीं करना। आईएएस 2 आईएएस ये चीजें लिखो या नहीं लिखो ये मसला नहीं है, लेकिन वो उसमें जो बात लिखी है वो लाजमी लिखनी है। ये नहीं कि आप बोलो आईएएस 2 में जाके खुद ही पढ़ ले भाई, वो तो फिर एग्जामिनर फिर आपको बोलेगा रिजल्ट में जाके खुद ही देख ले। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ फिर तो फिर वो भी बोलेगा भाई रेफर टू बुक, वो भी रिजल्ट वाले दिन आपको यही बात बोलेगा। ठीक है। अच्छा जी, योर फर्म इज द, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और खुद से कंपैरिजन करनी है, जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ड्राफ्टिंग सीखना। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग सीखना हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन से पिक करनी है बात, पिक करने के बाद बिजनेस रिस्क ड्राइव करना है, और बिजनेस रिस्क ड्राइव करने से फिर हमें ऑडिट रिस्क ड्राइव करेंगे। सबको क्लियर है? अच्छा जी, पढ़ते हैं। योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए स्टोर लिमिटेड, ए एल, a listed company for the year ended 31st December 2022. AL deals in fast moving consumer goods, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एफएमसीजी सेक्टर जब आ जाए तो उसके अंदर ही एक रिस्क होता है। पहली चीज ये आप लोगों ने खुद बताना है मुझे अभी। इन रिसेंट टाइम्स द एफएमसीजी सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड significant growth with numerous new players entering the market and established companies expanding their operations, resulting in fiercely contested industry. AL has consistently endeavored to meet ever-evolving needs and preferences of consumers by adapting to changes in the market. Effective this year, AL has commenced importing raw materials for its new category of consumer products. Some of these raw materials have a short shelf life and could become harmful if used after their expiration date. However, AL has successfully captured the attention of consumers with its exceptional finished products in this category, resulting in significant increase in sales. During the year, AL has commenced the expansion of its production facilities and the implementation of an ERP system to integrate its operations with financial reporting process. These initiatives are being financed through additional borrowing facilities. अच्छा जी, पहला मसला एफएमसीजी सेक्टर है। जल्दी से मुझे बताओगे एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड क्या बिजनेस रिस्क होता है? एफएमसीजी से रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या होता है, जल्दी से बताओगे मुझे? जल्दी से मुझे बताओगे बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है? जल्दी से मुझे बताओगे बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकता है? खामोशी क्यों हो गई, परेशान क्यों हो गए? बिजनेस रिस्क क्या क्या होगा एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड? देखिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री खराब होने का मसला होता है, एक्सपायरी होती है। जैसे कि केचप है, केचप की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है? तो उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है अगर वो सेल ना हो तो वो खराब हो जाती है, ठीक है? और फिर दूसरा एक और मसला ये होता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती हैं। कभी वो कैनॉर की केचप प्रेफर कर रहा होता है, कभी वो शंग्रीला की प्रेफर करता है, तो उसकी प्रेफरेंसेस बार बार चेंज होती रहती हैं बहुत ज्यादा जल्दी से, वो रैपिडली चेंज करता है, ठीक है? पेरिशेबल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सबसे बड़ा मसला ही होता है। तो पहला बिजनेस का नुकसान क्या होगा? हो सकता है कि भाई इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपकी खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए और वो सेल ना हो, ठीक है? पहला मसला तो ये। ऑडिट का मसला क्या होगा? वंस अगेन वही इन्वेंट्री का लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला मसला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस और नो, समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ ना, समझ में आ रही है बातें? यस और नो? ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा मसला,
इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है इधर, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है इधर। इधर मसला क्या है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है तो वही IS 21 वाला मसला आ जाएगा। हो सकता है आपका जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाए। वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, वो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जब वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है, ये तो बिजनेस रिस्क है। लेकिन साथ ही साथ IS 21 वाले रिस्क भी आ जाएंगे। ठीक है, IS 21 वाले रिस्क भी आ जाएंगे। हो सकता है कि आपने क्या करा हो, पेबल को जो आपका ईयर एंड का क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है आपने उसको अपडेट ना कराओ। ठीक है, आपने हो सकता है जो परचेजेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो गलत एक्सचेंज रेट लेकर रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें। अच्छा जी, दूसरा मसला और क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ ना, और क्या मसले हो सकते हैं। और इसके अंदर क्या मसले हो सकते हैं, क्या बिजनेस रिस्क आ सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, लीगल इश्यूज किस चीज से रिलेटेड आ सकता है। लीगल इश्यूज किस चीज से रिलेटेड आ सकता है, जल्दी से बताओ। लीगल इश्यू किस चीज से रिलेटेड आएगा। लीगल इशू एक्सपायर इन्वेंट्री की वजह से। बहुत अच्छे। हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री क्या हो, आपकी इन्वेंट्री एक्सपायर्ड हो जाए और वो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री आप गलती से सेल कर दो। और वो सेल कर दोगे तो आपके पास लीगल इश्यूज आ जाएंगे, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बिजनेस का नुकसान। दूसरा नुकसान आपके ऑडिट रिस्क में क्या आएगा, ऑडिट रिस्क क्या आएगा, हो सकता है आपके आपकी ऑलरेडी लीगल इशू कोई ना कोई केस फाइल हो गया और आपने उसकी प्रोविजन और उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी बुक ना करी हो, उसको डिस्क्लोज ना करा हो। बहुत अच्छे, अब पहुंचना शुरू कर दिया। अब आप लोगों ने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, ऑडिट रिस्क आप लोगों को समझ में आने शुरू हो गए। बहुत अच्छे, और बताओ। ईआरपी सिस्टम का क्या मसला है, जल्दी से मुझे बताओ। ईआरपी सिस्टम का मसला क्या है, ईआरपी सिस्टम का मसला क्या है, जल्दी से मुझे बताओगे ईआरपी सिस्टम का मसला क्या है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ईआरपी सिस्टम का मसला क्या है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इश्यूज। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इश्यूज। बिजनेस का मसला क्या आएगा, बिजनेस का मसला क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। बिजनेस का मसला क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओगे बिजनेस का मसला क्या आएगा इसमें। बिजनेस का मसला क्या आएगा इसके अंदर, जल्दी से बताओगे बिजनेस का मसला क्या आएगा। देखो, ईआरपी की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो पहली चीज, ईआरपी अगर नया आता है तो हमेशा रिस्क ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो वेल ट्रेंड ना हो उस ईआरपी से रिलेटेड। पहली चीज, तो वो हो सकता है एरर्स आपके क्या हो, एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रेनिंग बिजनेस का मसला नहीं है, ट्रेनिंग एक फैक्टर है कि भाई अगर अगर वो एम्प्लॉयज ट्रेंड वेल ट्रेंड ना हो तो एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो गलत गलत चीजें रिकॉर्डिंग करेंगे, गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो एट दी एंड अगर लेट से रिसीवेबल की अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दी या जो भी रिकॉर्ड कर दी, तो पहली चीज आप उसकी बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हो। आप फाइनेंशियल देखते हो, उसकी बेसिस पे अपने बिजनेस डिसीजंस लेते हो। जब अगर इंफॉर्मेशन ईआरपी के अंदर गलत होगी और ईआरपी फाइनेंशियल या जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो गलत आपको देगा, तो आपके जो बिजनेस डिसीजंस होंगे वो गलत होंगे। लेट से भाई आपको वो बोले कि भाई मेरे पास जो है कैश जो पड़ा हुआ है, अवेलेबल कैश जो मेरे पास है, ईआरपी आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, जबकि आपके पास करोड़ रुपए पड़े हुए नहीं, आपके पास लाख रुपए पड़े हुए, गलती से कोई एरर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने उसकी करोड़ रुपए की बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया कि भाई करोड़ रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर कोई नया प्रोडक्शन प्लांट लगा देता हूँ। आपने ये कमिटमेंट कर दी किसी के साथ। अब बाद में पता चला, जब बैंक स्टेटमेंट से रिकंसिलिएशन करी तो पता चला भाई ईआरपी के अंदर तो मिस्टेक था और ईआरपी की वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। समझ में आ रही है बात। तो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से गलत बिजनेस बिजनेस डिसीजन ले लोगे जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। समझ में आया बिजनेस रिस्क, ईआरपी का बिजनेस रिस्क समझ समझ में आ रहा है सबको। बिजनेस रिस्क क्या है, समझ में आया सबको। अच्छा जी, तो ये तो एक मसला ये हो गया कि भाई इंप्लीमेंटेशन के वक्त हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफर में गलतियां हो जाए या फिर ऑन गोइंग आपसे गलती हुई हो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के वक्त, बाद में एम्प्लॉय से गलती हो। ठीक है, एक तो ये बिजनेस का मसला हो गया जिससे बिजनेस डिसीजन गलत होंगे।
ऑडिट का मसला ये आएगा, ऑडिट का मसला ये आएगा जब आपने डेटा ट्रांसफर करा, जब डेटा आपने ट्रांसफर करा तो हो सकता है आपने जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिए हो, या फिर आपने कोई डेटा मिस कर दिया हो जिसकी वजह से एट द एंड आपकी जो फाइनेंशियल है वो भी गलत बनेगी। ऑडिट का मसला, ठीक है, बिजनेस डिसीजन का मसला बिजनेस का रिस्क था, ठीक है, और ऑडिट का मसला ये आएगा कि फाइनेंशियल आपकी गलत बन रही है, या फिर ऑन गोइंग एरर्स की वजह से एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली अगर एरर करेंगे तो वंस अगेन आपका मसला आएगा कि भाई आप आपकी जो फाइनेंशियल है वो सही नहीं बनेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, ऑडिट का मसला समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब मसला एक और आएगा कि भाई जाहिर है ये ईआरपी की जो सिस्टम आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या है आपकी आईएएस 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा है नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट है ना। हो सकता है, हो सकता है इस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन को आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया हो, पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया हो रादर देन आईएएस 38 के हिसाब से इंटेंजिबल में। दूसरी चीज, तीसरी चीज हो सकता है कि आपने अमोर्टाइजेशन सही अमाउंट से रिकॉर्ड ना करी हो, ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। अच्छा एक और चीज, प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसके लिए आपने फाइनेंसिंग ली है, इससे रिलेटेड क्या रिस्क होगा, इससे रिलेटेड बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क क्या होगा। आप एक नया एक्सपेंशन करने जा रहे हो, प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, उससे रिलेटेड बिजनेस और ऑडिट रिस्क क्या होगा। देखो जी, नया प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि भाई आपने फाइनेंसिंग ली है, आपने फाइनेंसिंग ली है ना, बोरोविंग फैसिलिटीज ली है। तो पहला मसला तो ये आएगा कि भाई आपने सही से उसकी एस्टिमेशन ना करी हो कि मेरी डिमांड कितनी है, और आपने एक्सपेंशन कर दी हो। लेट से मैंने क्या करा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंस्टीट्यूट की, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मैंने सोचा कि यार मैं ना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, उसमें कैपेसिटी होगी कि उसमें कोई 3,000 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अब डिमांड जब मैंने देखी तो डिमांड जो थी वो मैक्सिमम मैक्सिमम 1,500 बच्चे की थी, तो मतलब अगर मैंने 3,000 तक की एक्सपेंशन कर दी तो मेरे 3,000 तक की एक्सपेंशन के मुझे रेंटल कॉस्ट देनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारी और कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसके यूटिलिटीज की कॉस्ट लगेगी, तो इतनी सारी कॉस्ट मेरे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने डिमांड सही से प्रिडिक्ट नहीं करी, डिमांड थी 1,000 की और मैंने 3,000 की एक्सपेंशन कर दी, तो मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना, मैं तो इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही है बात है, तो बिजनेस का नुकसान ये है, ठीक है। इससे ऑडिट में नुकसान क्या होगा कि भाई जो आपने प्रोडक्शन, जो आपने नया प्रोडक्शन फैसिलिटी एक्सपेंड करी है, तो उसमें पहला तो ऑडिट का ये क्या आएगा, वो जो आपका बोरोविंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद आ रहा है सबको, बोरोविंग कॉस्ट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके अंदर क्या करते थे आईएएस 23, जिसके अंदर करते क्या थे कि भाई आपने जो जो फाइनेंसिंग ली होती है उसकी जो कॉस्ट होती थी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती थी, वो क्या करते थे, कैपिटलाइज करते थे। हो सकता है मैनेजमेंट ने वो कैपिटलाइज ना करी हो, पहला मसला। दूसरा मसला हो सकता है कि भाई जो आपने ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज कर दिया, और हो सकता है कैपिटलाइजेशन नेचर का एक्सपेंस, कैपिटलाइजेशन नेचर का जो एक्सपेंडिचर है वो आपने रेवेन्यू एक्सपेंस कर दिया हो, ठीक है, दूसरा मसला। तीसरा मसला ये कि आपने डेप्रिसिएशन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड करी हो क्योंकि आपने यूजफुल लाइफ को सही से एस्टिमेट ना करा हो। समझ में आ रही है बातें, रिस्क समझ में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, रिस्क समझ में आ रहे हैं सबको, जल्दी से क्लियर करो भाई, रिस्क समझ में आ रहे नहीं आ रहे, जल्दी से कंफर्म कर दो, रिस्क समझ में आ रहे हैं सबको। अच्छा जी, एक नजर में आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा भी देता हूँ, फिर आप लोग खुद से एक दफा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पहली चीज कह रहा है कि भाई ग्रोथ मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ है कंपटीशन मार्केट में, और भी लोग हैं इसके अंदर, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का खतरा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का खतरा है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा मसला ये कि हो सकता है गवर्नमेंट कभी भी बोले कि भाई इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट आपको अलाउड नहीं है, या इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर दे कि भाई इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी एक मसला है, ये बिजनेस का मसला। अगर तो रॉ मटेरियल अलाउ नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपकी क्या होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, आपको लोकल मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। लोकल मार्केट से परचेज करोगे तो एट दी एंड आपको हो सकता है कॉस्ट ज्यादा लगे, या फिर आपको जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल में जो एक यूनिक फीचर था वो यूनिक फीचर आपको ना मिले,
ठीक है ना, तो बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस की सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स पर इफेक्ट आएगा। ऑडिट का मसला क्या होगा, ऑडिट का मसला ये आएगा अगर तो कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है और रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स के हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा कि आपको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। अगर तो इंपोर्ट बंद हो जाती है तो वो यूनिक जो फीचर है आपकी जो रॉ मटेरियल में, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिक फीचर है वो आपके पास होगा नहीं। अब आपकी प्रोडक्ट वही होगी जो कि लोकल मार्केट में बाकी लोग भी बेच रहे हैं, ठीक है, जो बाकी लोग भी बेच रहे हैं वही आपकी प्रोडक्ट होगी, आपकी प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, यूनिक फीचर नहीं होगा तो आपको भी अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम होगी, सेल्स कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तब आपके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है, हमने क्या पढ़ा था इधर, लिस्टेड एंटिटी है, ये कौन सी एंटिटी है, ये लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी में शेयर प्राइस इफेक्ट होती है अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तब आपको आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे शेयर प्राइस क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे। समझ में आ रही है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा जी, ऐसा कह रहे हैं एंगेज विद अदर इंपोर्टर्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू प्रोटेस्ट एंड नेगोशिएट विद गवर्नमेंट, वो तो देखिए वो तो बात का एक स्टेप है ना, लेकिन अभी तो आपके ऊपर बिजनेस रिस्क है ना कि यार अगर ऐसा हो गया तो फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करूंगा, नेगोशिएशन में और प्रोटेस्ट करने में तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान थोड़ी है, ये तो स्ट्रेटजी है, बिजनेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आपके पास रिस्क है ना, अब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे, कोई ना कोई फर्दर और इंपोर्टर्स को एंगेज करोगे, एक इंपोर्टर पे डिपेंड नहीं रहोगे, लोकल मार्केट में ऐसा कोई फीचर फीचर यूनिक इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, क्लियर है। ऑडिट रिस्क बताया ना मैंने, ऑडिट रिस्क ये कि कंपटीशन अगर इंक्रीज होगा, रेस्ट्रिक्शंस अगर तो इंपोर्ट्स पर आ जाती हैं, आपके पास यूनिक फीचर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, प्राइसिंग कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो शेयर प्राइस कम हो सकती है, क्योंकि ये लिस्टेड एंटिटी है, शेयर प्राइस फौरन रिफ्लेक्ट करेगी। मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होगा, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई वो क्या करे, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर ये होगा कि वो शेयर प्राइस को मेंटेन रखे, और फिर मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर पीपी की इम्पेयरमेंट का भी रिस्क आएगा, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल आप लोग ये भी रिस्क लिख सकते हो, पीपी की इम्पेयरमेंट का भी रिस्क आएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज कम हो जाएंगे, पीपी की इम्पेयरमेंट का भी रिस्क आएगा। सबको क्लियर है, पीपी की इम्पेयरमेंट का भी रिस्क आएगा, क्लियर है सबको। अच्छा जी, जल्दी से बताओ, एफएमसीजी सेक्टर वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, एफएमसीजी सेक्टर की वजह से आपकी क्या होगी, और प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकती है, ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट की एक आपकी लाइफ होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट अगर ऑब्सोलीट हो गई तो आपकी प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। सर क्या आपको आईसीडब्ल्यू के पास पेपर्स की कोई लिंक पता है, आईसीडब्ल्यू के पास पेपर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने आईकेएम के पास पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, आईकेएम के पास पेपर्स पे आपने गिरफ्त कर ली, फिर आप आईसीडब्ल्यू करो, फिर आप एसीसी करो, जो करना है आपको करो, मसला नहीं है, लेकिन पहले आईकेएम के पास पेपर्स अच्छे से कर लो, उस पर गिरफ्त कर लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल जाएंगे आईसीडब्ल्यू वगैरह, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बाद में देख के दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने आईकेएम के करने, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एसीसी के क्वेश्चंस करें, आईसीडब्ल्यू के करें, अरे भाई वो बड़े स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, लोग बच्चे वहां वाले क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं मुझे सब आता है, ठीक है, जब आईकेएम के क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो भाई पहले आईकेएम कर लो, फिर इसके बाद एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप आईसीडब्ल्यू करो, एसीसी करो, जो करना है करो, आईसीएमए करो, जो जो आपको करना है करो, लेकिन पहले आईकेएम के कर लो, ठीक है। तो वही वाली बात है भाई, एफएमसीजी वाली बात है, एफएमसीजी वाली बात है, फिर रॉ मटेरियल वाली हमने बात पढ़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट वाली बात है, एक्सचेंज रेट के वही रिस्क लिखे हुए हैं, वही सेम बात है, फिर इसके बाद लीगल केस वाली बात आ गई थी कि भाई अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर लेगा तो लीगल केस हो जाएगा, वही सेम बात है, फिर बोरोविंग फैसिलिटी वाली बात थी, ठीक है, और उससे रिलेटेड रिस्क भी हमने डिस्कस कर लिया था, फिर इसके बाद ईआरपी वाली बात थी, ईआरपी भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सब चीजें क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, जल्दी से कंफर्म कर दो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चीजें समझ में आ गई, बिजनेस रिस्क समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन हैंडल कर लोगे खुद से,
जल्दी से मुझे बता दो, बाकी चीजें खुद से हैंडल कर लोगे। मैंने क्वेश्चन फाइल पूरी सेंड कर दी, आप लोगों ने करना है। अगर कहीं स्टक होते हो, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी वेडनेसडे होगी। अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला भाई। ठीक है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होमवर्क मैंने दे दिया ना, पूरी फाइल दे दी यार, क्वेश्चन की पूरी फाइल दे दी। प्रीवियस मटेरियलिटी भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको मैंने आइजा जो ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, थर्ड चीज मैंने आप लोगों को ये वाली फाइल भी दे दी है, रिस्क वाली। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से होमवर्क करना है, खुद से कंपैरिजन करना है। हाँ, जहां आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपने मुझसे पूछना है, सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये सजेस्टेड आंसर में कुछ और लिखी हुई है, मेरे हिसाब